there for all good words for me. I don't know whether I deserve all these appreciations, but nevertheless, I'm grateful to you for very kind words. मैं आज का जो ये आपने हमें मौका दिया है बात करने का, उसमें जो मेरे अनुभव हैं पुलिसिंग के, खास तौर से क्योंकि जब मैंने पुलिस ज्वाइन की थी, पुलिस मैंने इसलिए नहीं ज्वाइन की थी कि मेरे पास और कोई प्रोफेशन नहीं था, लेकिन पुलिस मैंने इसलिए ज्वाइन की थी कि मैं चाहता था कि समाज में जो परेशानियां हैं, समाज में दिक्कतें हैं, उनका समाधान मैं कर सकूं, उनमें अपना योगदान दे सकूं। क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ग्रामीण परिवेश में जो आमतौर पे जो परेशानियां हैं, उन सभी का समाधान पुलिस के पास है और पुलिस वो समाधान कर सकती है। तो ये सब दिमाग में रख के मैंने जब पुलिस ज्वाइन की, तो मेरी शुरुआत असल में हुई आगरा से। मैं वही शेयर करना चाहता हूँ। आगरा में उस समय जब हमने ज्वाइन किया था एज एएसपी, 1978 बैच है मेरा, तो उस समय आज तक कल जो तामझाम है वो नहीं होता था। उस समय एएसपी ट्रेनिंग को साइकिल देते थे। साइकिल से हम अपने जहां हम रह रहे थे हॉस्टल में, वहां से ऑफिस आना, ऑफिस से वापस आना। तो जो पुलिस लाइन का इंचार्ज था उसको कहते हैं आरआई, रिजर्व इंस्पेक्टर। तो उसने मुझे एक साइकिल दी। साइकिल में कैरियर लगा हुआ था लेकिन स्टैंड नहीं था। तो मैं खैर साइकिल लेके चला गया। वहाँ हॉस्टल में उसको खड़ा करने में दिक्कत थी, तो दीवार के किनारे खड़ा किया। अगले दिन मैं पुलिस लाइन में आया और मैंने उससे कहा है, भाई लाइन साहब, ये आपने क्या किया, ये कैरियर दे दिया, स्टैंड नहीं दिया इसमें। तो जो बात उसने कही उस समय, वो बात तो बड़ी छोटी सी लगती है लेकिन बड़ी गहरी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि साहब आपको स्टैंड चाहिए? कि हाँ। कि हुजूर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मैंने कही कि हुजूर जीवन में यदि कैरियर चाहिए तो स्टैंड मत लीजिए, और स्टैंड चाहिए तो कैरियर की भूल जाइए। ये बात साइकिल को लेकर कही उन्होंने, लेकिन कितनी लंबी बात उसने कही, कितनी गहरी बात उन्होंने कही। और ये बात तो मैंने फिर घर जाकर एनालाइज किया कि बात तो सही कह रहा है कि यदि आपको कैरियर की सोचनी है तो स्टैंड लेने की आवश्यकता नहीं है, और यदि स्टैंड लेना है तो कैरियर मत सोचिए, कैरियर को भूल जाइए। ये बात मैंने अपनी जिंदगी में याद रखी, लेकिन मैंने हमेशा स्टैंड को चुना, क्योंकि यदि स्टैंड है तो कैरियर अपने आप आना है। मैं हमेशा जिंदगी में ये सोचा कि जो मैं काम कर रहा हूँ, यदि मैं सही काम कर रहा हूँ तो मुझे किसी व्यवस्था से, किसी परेशानी से घबरा के परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सही स्टैंड ले रहा हूँ। तो ये बात तो छोटी सी थी पुलिस लाइन की, लेकिन ये बात जिंदगी भर मैंने हमेशा रखी। और मैं जितने भी मेरे साथ में अधिकारियों ने काम किया, मैंने इस बात को हमेशा बताया कि कैरियर के पीछे मत भागिए, आप स्टैंड लेना सीखिए, सही स्टैंड लेना सीखिए, कैरियर अपने आप डेवलप होगा। और ये बात आज भी उतनी ही लागू है। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत डेल्यूशन आ गया है। जो पुलिसिंग के बारे में हम लोग कहते हैं कि बड़ा इंटरफेरेंस है और बहुत दिक्कतें हैं पुलिस को कार्य करने की। मैंने जब ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, उस समय जो एक हेड मॉडरेटर होता थाने में, उससे ट्रेनिंग ली। उसने सबसे पहले कहा कि साहब हमें हमारे पास पुराने सर्कुलर हैं, पुराने आईजीज के, क्योंकि उस समय आईजी होता था हेड, डीजी तो बहुत बाद में बना, कि वो सर्कुलर पढ़ लीजिए। एक शांति प्रसाद साहब होते थे आईजी, आजादी के तुरंत बाद। उनके सर्कुलर इतने जबरदस्त थे कि पुलिसिंग का कोई पहलू उसमें छुटा नहीं, और बेसिक थ्रस्ट जो था वो बेसिक पुलिसिंग पे था, जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है।
यदि हम बेसिक पुलिसिंग करेंगे तो ये जो समस्याएं आ रही हैं, जो पुलिस पे भी आक्षेप लग रहे हैं या जनता परेशान होती है, वो नहीं लगेंगे। तो हमने उसको पढ़ा। आज जो अधिकारी आ रहे हैं ट्रेनिंग करके, चाहे आईपीएस से हैं या डिप्टी एसपी से हैं या दूसरे सर्विसेज से हैं, उनको चाहिए कि वो पुराने सर्कुलर जो हर थाने में मौजूद थे, उसमें एक गार्ड फाइल बनती थी, परमानेंट फाइल, शायद ढूंढने से मिल जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आजकल वो उन सर्कुलर्स को लोग पढ़ते होंगे। उनको पढ़ें, और बेसिक पुलिसिंग की आज बहुत आवश्यकता है। यदि हम बेसिक पुलिसिंग करेंगे, बेसिक पुलिसिंग का बताऊंगा मैं क्या है बेसिक पुलिसिंग, तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक होने चलती हैं। बेसिक पुलिसिंग का जो पहला काम था ये कि पुलिस के क्या दायित्व हैं। पुलिस के दायित्व सबसे पहले ये है कि क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल हो, शांति व्यवस्था बनी रहे। ये दो मेन फंक्शन हैं पुलिस के। अब क्राइम कंट्रोल को लेके तरह तरह के लोग बात करते हैं कि साहब क्राइम कंट्रोल आजकल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि समाज में तरह तरह की चीजें आ गई हैं, वेपनरी आ गई है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन बेसिक पुलिसिंग एक ऐसी है जो सबसे पहला उसमें काम है जानकारी। जितनी जानकारी हमारी होगी उतने ही सक्षम हम पुलिस ऑफिसर हैं, उतने ही सक्षम तरीके से काम कर सकते हैं। कोई आपको दफ्तर में आके आपको बताने वाला नहीं है। आपको वेज एंड मीन्स डिवाइस करने पड़ेंगे जानकारी करने के लिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको, एक जनपद का। मैं वहाँ एसएसपी था, तो लाइसेंस के असलाओं के लाइसेंस लेने पे बड़ी होड़ लगी रहती। सब लोग अप्लाई करते हैं, लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस चाहिए। क्यों चाहिए? बस चाहिए। तो नॉर्मल प्रक्रिया ये थी कि एडिशनल एसपी लेवल पे रिपोर्ट डीएम को चली जाती थी। तो मैंने कहा नहीं, सारी रिपोर्टें मेरे आएंगी और मैं डीएम को भेजूंगा। और मैंने उसको पेशकार को कहा कि जो भी 10 लोगों को बुलाओ और मैं इंटरव्यू करूंगा सबका। पेशकार ने सोचा साहब आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। कहा नहीं, कोई वेस्ट नहीं होगा, आप उनको बुलाइए। तो एक आदमी अंदर आया, उसको एक कागज दिया और उनसे कहा कि ये लाइसेंस आपका है? कि हाँ मेरा है। ठीक है, ये मैंने 10 सवाल इस पे लिखे हुए हैं। पहला सवाल क्या था? तुम्हारे गांव में कंट्री मेड पिस्टल, तमंचा कहते हैं उसको, किस किस के पास है? दूसरा, तुम्हारे गांव में दारू कौन निकालता है? तीसरा, तुम्हारे गांव में चोर कौन है? चौथा, तुम्हारे गांव में गुंडागर्दी कौन करता है? कहें साहब ये तो मैं नहीं लिखूंगा। तो जवाब, फिर तुम्हारा लाइसेंस नहीं होगा। तो कहने लगे सर, मैंने तुम्हारा नाम नहीं मैं लिखूं चाहता, तुम अपना नाम लिखो। नाम मत लिखना, पर तुम ये बता दो मुझे कि तुम्हारे गांव में तमंचे किस किस के पास हैं, दारू कौन कौन निकालता है, गुंडागर्दी कौन कौन करता है, चोर कौन है, और आम जनता को कौन परेशान कर रहा है। मुझे ये 5 इंफॉर्मेशन इस कागज पे लिख दो और मैं तुम्हारा अभी रिकमेंड करके भेज देता हूँ। उस जनपद में करीब 1300 गांव थे, तो मैंने 1300 फाइलें खोली। काम क्या था, जैसे वो कागज आया उसको पेशकार से कहा उस गांव की फाइल में लगा दो। और इस तरह से मैं इंटरव्यू करने लग गया। जब तो जिस गांव में दो पेपर आ जाते थे उसको मैं मंगा लेता था। तो मैंने सोचा पहले कंट्री मेड पिस्टल पे कार्रवाई करते हैं। एक गांव की फाइल में निकाला तो उसमें 9 आदमी कॉमन निकले जिनके पास तमंचा थे। मैंने एसओ से कहा कि भाई इन 9 लोगों को बुलाओ, इनसे बात करनी। एसओ ने सोचा कि एसएसपी साहब के जानने वाले हैं, बुला लो। तो बुलाया। तो जब मैं गया तो एसओ साहब के साथ बैठ के चाय पी रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा चाय पी रहे हो तो पी लो कोई बात नहीं, फिर बाद में बात करते हैं। तो जब चाय पी रही तो मैंने उनसे नाम पूछा कि तुम्हारा ये 9 के नाम वेरीफाई हो गए। मैंने कहा अच्छा ऐसा है कि तुम्हारा गांव कितनी दूर है यहाँ से? कि साहब 15 मिनट का काम है। 15 मिनट जाने के, 15 मिनट आने के, आधा घंटा क्या? मैं जा रहा हूँ आगे वाले स्टेशन पर, मैं आधा घंटे में लौटूंगा। तुम्हारे पास जो तमंचे हैं उनको ले आओ, यहाँ ला के रख दो। ये कह के मैं चला गया।
तो थानेदार जो हमारा ऐसे था उसकी तो हालत खराब हो गई कि मैं तो सोच रहा था इसके साहब के रिश्तेदार है, ये तो कुछ और ही निकला। तो जब मैं लौट कर आया तो टेबल के ऊपर 9 तमंचे रखे हुए थे। तो मैंने एसएचओ से कहा कि जब एक गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में 80 गांव हैं, एक गांव में 9 तमंचे निकले हैं, तो तुम्हारे 80 गांव में कम से कम 750 तमंचे हैं। क्राइम कैसे कंट्रोल करोगे? क्योंकि तमंचे कहीं ना कहीं तो चलेंगे ना। तो उसने कहा हुजूर मुझसे गलती होगी। गलती नहीं होगी, ये कार्रवाई तुम्हें करनी चाहिए। ये मैंने दृष्टांत इसलिए बताया, उन्होंने खैर मैंने पहली बार उनको छोड़ दिया, उनके तमंचे पास में एक लोहार की दुकान थी, उसमें उनको गलवा दिया भट्टी में। और फिर पूरे जनपद में अभियान चलाया हमने। हजारों तमंचे जो लोगों के पास थे, कंट्री मेड पिस्टल्स, वो निकले। तो बात ये आई कि ये इसका जो गोलियां कहाँ से आती हैं? तमंचे तो बना देंगे, कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगा लोहार बना देंगे, लेकिन जो गोलियां हैं वो तो सही आनी चाहिए, कहीं ना कहीं से आएंगी। तो मैंने फिर जब जानकारी की तो उन्होंने कहा कि साहब वो गोलियां जो हैं वो जो लाइसेंस की दुकान है, गन लाइसेंसेज हैं, गन की दुकानें हैं, वहां से आती हैं। तो वहां से कैसे आती हैं? तो उस जितने 2-3 दुकानें थी उस जनपद में, तो जब मैंने पता किया तो उनके यहाँ करीब 15-20 लाइसेंस रखे रहते थे। और 15-20 लाइसेंस में वो पीरियोडिकली जैसे उनके पास एम्यूनिशन आता था उस पर चढ़ा देते थे वो, और चढ़ा के मार्केट में बेच देते थे। उसमें तमंचे उसकी जो गोली की कीमत थी करीब 10 रुपए थी, और मार्केट में वो 50 रुपए का बेचते थे। ये बात है 95 की। और उसमें से 10 रुपए के हिसाब से उसको देते थे लाइसेंस वाले को, और बाकी अपनी जेब में डाल लेते थे। तो दोनों पार्टी खुश। लाइसेंस उसका परमानेंटली रखा रहता था और उस पर वो चढ़ाते रहते थे। तो मैंने वहां जब रेड की तो ये बात पकड़ी गई। तो फिर मैंने डीएम से कहा कि इसमें एक प्रोविजन है कि जो सेल होती है उसकी एक कॉपी एसएसपी के आनी चाहिए मैंडेटरीली। ये आर्म्स एक्ट में लिखा हुआ है, ये आप नहीं भेज रहे हैं, इनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि ये दिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक पुलिसिंग। जब आप बेसिक पुलिसिंग पे ध्यान देंगे तो ये जो बड़े बड़े माफिया और गुंडे और जो बदमाश और जो आजकल चल भी रहा, आपने देखा होगा, ये पनप नहीं सकते हैं। दूसरी बेसिक पुलिसिंग क्या है? बेसिक पुलिसिंग सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस एक है। जो हमारे यहाँ बीट बनी होती थी, बीट के कांस्टेबल्स तय होते थे, सब इंस्पेक्टर तय होते थे, और उनको एक हफ्ते में बीट इंफॉर्मेशन लिखानी होती थी। अपने क्षेत्र में गया, ये जानकारी मिली, और जिसने सिपाही ने बीट इंफॉर्मेशन नहीं लिखवाई उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। तो विद द रिजल्ट के इंफॉर्मेशन फ्लो रहता था। उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि आए दिन गरीब आदमी के साथ जाति, गरीब आदमी के साथ मारपीट की शिकायतें होती रहती हैं। और जब वो थाने पे आता है तो थाने वाले कहते हैं कि मारपीट है, भाग जाओ यहाँ से, बात कर लेना। लेकिन यदि ज्यादा जोर दिया तो उसने एक अपराध हमारे यहाँ होता है एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, वो लिख दी। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट का जो कहानी ये है कि इसमें उस मुद्दई को कोर्ट से परमिशन मांगनी पड़ती है कि साहब मेरा इसका इन्वेस्टिगेशन होने तो नहीं होता। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? मान लिया किसी आदमी को किसी ने 2 थप्पड़ मार दिए, गालियां दी, जाति सूचक शब्दों का सब प्रयोग किया, वो थाने आया। थाने वालों ने यदि गनीमत है रिपोर्ट लिख ली एनसीआर, कार्रवाई कुछ नहीं होनी। वो बाहर निकला, वो आदमी बाहर ही खड़ा है, उसने फिर मारे उसको 2 थप्पड़ बाहर निकलते ही। अब वो कहाँ जाए? थाने वाले डांटेंगे, साले अभी फिर आ गया तुम, और बाहर वो खड़ा फिर मारेगा। तो अल्टीमेटली इसका क्या नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि उस आदमी ने जो पिटा था उसने मजबूरन उस आदमी से जिसने उसको मारा था उससे माफी मांग के अपना पीछे छुड़ाया। तो ये जो व्यवस्था है ये धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और जिसने उसको मारा था थप्पड़ उसका मन बढ़ता रहता है
तो मैंने जहां भी मैं रहा, मैंने ये व्यवस्था की कि जैसे कोई एनसीआर का केस दर्ज कराता है, कोई रिपोर्ट लिखाने आता है एनसीआर की, तो हर हालत में एनसीआर की रिपोर्ट लिखी जाए, क्योंकि इससे तुम्हारा क्राइम थोड़ी बढ़ रहा है, क्योंकि वो तो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता है। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कार्रवाई बाद में करोगे तुम, एनसीआर में पहले कार्रवाई होगी, उस आदमी को पकड़ के लाओ, और पकड़ के लाओ, 2 लगाओ उसको जूते, उसको डांटो कि तुमने आगे से कोई कार्रवाई की तो तुम्हारा उसको मुचलका भर दो, उसको 5,000, 10,000, 20,000 का उसका बॉन्ड भर दो कि आगे तुमने ठीक नहीं रहा तो हम इतने जमा कराने पड़ेंगे। तो उससे क्या है कि जो कहते हैं ना, निप द इविल इन द बट, हमने दोनों तरीके से उसको बंद किया। एक तो उस आदमी की हिम्मत बढ़ना बंद हो गई, वरना वो धीरे 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 बड़ा अपराधी बनने लगता है। और दूसरा ये है कि समाज में एक अच्छा माहौल बनने लगा कि भाई कोई बात होगी तो कार्रवाई हो जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है बेसिक, वो है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हमारी कैजुअलिटीज हो गई सबसे बड़ी। क्यों हो गई ये कैजुअलिटी? थाने में जो स्टाफ है उसकी समस्या कोई जानता नहीं है, उसकी समस्या को मैंने देखा। रात में गश्त में गए सिपाही, सुबह जैसे लौट के आते हैं तो पता लगा कहीं सड़क पर कोई बवाल हो गया, तो एसओ साहब उनसे कहते हैं कि वहां जाओ मौके पे, वहां झगड़ा हो गया। जबकि रात भर के जगह हैं वो, उनको आराम चाहिए, और यदि कुछ कहेंगे तो गाली देगा एसओ के, क्यों नहीं जाएंगे आप, डांटेंगे, फटकारेगा या कार्रवाई कराएगा, सजा दिलवा देगा। तो वो बिना आराम किए, बिना अपने जो जो उसको नेचुरल काम करना है उसको किए, बाथरूम गए बिना, फ्रेश हुए बिना, उसको मजबूरन वहां जाना पड़ा। दिन भर वहां रहा, रात में शाम को लौटते ही फिर कोई बात आ गई, फिर वहां जाओ। तो ये उसका जो आवर्स ऑफ वर्किंग है, आवर्स ऑफ वर्किंग का कोई डेफिनेशन नहीं। 24 घंटे का मतलब 24 घंटे हो जाते हैं। तो मेरा एक कई बार इस तरह की बात हुई, तो मैं एक दृष्टांत में देता हूं। मान लीजिए एक आदमी चौराहे पर नंगा खड़ा है और गाड़ियां जा रही हैं, आदमी निकल रहे हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, खड़ा है नंगा। क्या कहते हैं? अरे पागल है, खड़ा है, तुम बेकार में निकल जाए यहाँ से। वो पागल क्यों है? वो पागल इसलिए है कि ना तो उसका खाने का, ना उसका रहने का, ना उसका सामाजिक व्यवस्था है, ना उसका परिवार का कोई वो है, सपोर्ट है। तो मेंटली डिरेंज हो गया वो इन सब चीजों से, और मेंटली डिरेंज होगा तो कुछ भी करेगा, लोग कहते हैं पागल है। अब उसी परिभाषा को आप एक पुलिस कांस्टेबल लागू करिए। आप, उसका कोई टाइमिंग नहीं है, परिवार से मिलने का कोई समय नहीं है, खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, कब खाना मिलेगा, उसको सोने का कोई व्यवस्था नहीं है, कहाँ सोएगा। बैरक्स होती है थाने में, तो बैरक की जो व्यवस्था है वो आप जाके देखें तो बड़ी खराब व्यवस्था है, जमीन पर सोते हैं ज्यादातर। और मतलब एक जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ होती है वो उसकी नहीं है, तो धीरे 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 वो अब नॉर्मल होने लगता है। तो उस अब नॉर्मल में जो चौराहे पर खड़ा नंगा और ये अब नॉर्मल जो थाने में है, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि इसकी हर हरकत पे लोग टिप्पणी करेंगे, उसकी हरकत पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, लीडर का ये काम है कि अपने फोर्स को ऑर्गेनाइज करे, उनके काम को ऑर्गेनाइज करे, उनके रहने की व्यवस्था देखे, उसके खान पान की देखे, उनके रिक्रिएशन का देखे, उनको वो डेली क्या करते हैं, एक्टिविटी क्या है उनकी, वो देखे। तो नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पहलू ये है बेसिक पुलिसिंग में कि टेक केयर ऑफ योर फोर्स। यदि किसी को परेशानी है, हमारे होता क्या है कि घर में दिक्कत है, छुट्टी लेने गया तो एसएचओ साहब ने डांट दिया, भाग जाए यहाँ से, कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, हमारे पास फोर्स की कमी है। डिप्टी एसपी सीओ साहब पास का, उसने डांट दिया। लेकिन उसकी समस्या क्या है? उसकी समस्या बहुत विकट है, गांव में जाना जरूरी है, कोई परेशानी है, उसको कोई सुनता नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि एक सेंसिटिविटी एट द सीनियर लेवल वो होनी चाहिए। काम कस के लीजिए आप, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए। तो मैं हमेशा
जहां जहां भी रहा मैंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि जहां काम हम सख्ती से ले रहे हैं वहां हम अपने सबॉर्डिनेट का ध्यान रखें। उनकी पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है, उनसे पूछें, हफ्ते में एक बार सम्मेलन करें, उनसे पूछें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहीं गांव में खेत पे झगड़ा है, कहीं पड़ोसी से झगड़ा है, तो सीनियर ऑफिसर के संज्ञान में आएगा तो वो उस थाने, उस जिले के थाने को कह सकता है भाई हमारा आदमी इसकी दिक्कत है, जाकर देख लीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये जो हमारे जो व्यवहार हमारे सिपाही का है उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। देखिए सिपाही को हवलदार डांटता है, उसको सब इंस्पेक्टर डांटता है, उसको एसएचओ डांटता है, डिप्टी एसपी डांटता है, सब डांटते हैं। अब वो इतनी सारी डांट खा रहा है तो क्या करेगा वो अपने से कमजोर कौन दिखाई देता है उसको? अपने से कमजोर जनता का आदमी दिखता है, और जनता का आदमी वो जो गरीब, वो सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है। सही है गलत वो अलग बात। तो ये जो चेन रिएक्शन है इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक हम इस चेन रिएक्शन को नहीं तोड़ेंगे, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं एक जगह एसएसपी था, गर्मी के दिन थे, यही दिन थे, हम जा रहे थे कहीं, सड़क पर बहुत भीड़ थी, मेरे गाड़ी के आगे एक रिक्शा चल रहा था और उसके आगे थी बस, और वो बस धीरे धीरे चल रही थी तो रिक्शा क्या करेगा, उड़ के थोड़ी जाएगा। तो मेरी गाड़ी में 2 सिपाही आगे बैठे रहते थे हमेशा। वो पों पों हॉर्न बजा रहा है लेकिन वो रिक्शा वाला क्या करे, वो बस आगे जा रही है। तो थोड़ी देर में क्या किया, मैंने देखा कि उस सिपाही उतरे, गाड़ी से जल्दी से दरवाजा खोल उतरे और उसको रिक्शा वाले को 2-3 थप्पड़ मारे उन्होंने। तो मैं देख रहा था ये, तो मैंने कहा रोको गाड़ी। उस सिपाही से पूछा मैंने जो मेरे साथ थे, क्यों मारा तुमने इसको, बताओ क्यों मारा, इसकी गलती क्या थी? अरे इसका तो खून जल रहा है, ये रिक्शा चला रहा है, ये इसकी ताकत जो है एनर्जी इसके खून से निकल रही है, तुम्हारी गाड़ी तो पेट्रोल पे चल रही थी, तुम्हारा खून जल रहा था क्या, और इसकी क्या गलती है, क्यों मारा तुमने इसको? और मैंने ये सुनिश्चित किया, वहीं चौराहे पे बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, और मैंने कहा माफी मांगो इससे, नहीं तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। उन दोनों सिपाहियों से, उस रिक्शा वाले से मैंने माफी मंगवाई। रिक्शा वाले को सिपाही उसका माफी मांगो रिक्शा वाले से। जब माफी मांग ली और मैंने कहा आगे से भी तुमने ऐसा किया तो तुम्हें मैं कर दूंगा सस्पेंड। तो ये एक नजीर बनी। उन सिपाहियों ने 10 जगह बात कही होगी कि एसएसपी साहब ये बर्दाश्त नहीं करते। तो मेरा कहना ये है कि जो ताम झाम लेके आदमी निकल रहा है, बड़ा भारी चश्मे वश्मे लगाने का, उसको तो कोई बोलता नहीं है, गरीब आदमी के ऊपर सवारी गांठते हैं। तो ये भी एक एटीट्यूड है, उसको भी ठीक करना है। और वो ठीक इसलिए हो सकता है कि हमें जो हमारे कर्मचारी हैं उनका बिहेवियर ठीक रखना है। वो ठीक कब होगा, जब हम उनके रहने की, उनके ड्यूटी आवर्स की, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स की, उनका तरफ थोड़ा ध्यान दें। थोड़ा सा ध्यान देने से आवश्यकता है, हफ्ते में महीने में एक दिन सम्मेलन कर लिया, पूछ लिया सबसे। तो अब बात आती है इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन हमारी सबसे बड़ी कैजुअलिटी है। हालांकि जो 2006 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, उसमें जो और बिंदु थे उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये रखा गया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ऑर्डर है बकायदा, कि इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर अलग अलग किए जाएं। कुछ जगह हुए भी हैं। उसका मतलब ये था कि एक तो जो वर्किंग आवर्स हैं वो डिफाइंड होंगे, दूसरा ये कि जो इन्वेस्टिगेशन कैजुअलिटी हो रही है, क्योंकि देखिए हमने एक बात सुनी है हमेशा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन उस जस्टिस मिलने की जगह तक ही बात नहीं पहुंची तो वो तो और खराब है ना। और जब सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट नहीं है तो अपराधी के मन में भय नहीं पैदा होता है। हमारे यहाँ सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट की बीच में कई पॉइंट ऐसे हैं जहां पे उसको हौसला मिलता है। पहला क्या है, इन्वेस्टिगेशन में देरी। जो हमारा अपराध 30 दिन में, 35 दिन में, विद इन 90 डेज फाइनलाइज हो जाए और वो चार्जशीट कोर्ट में चली जाए और कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाए, तो उससे 2 बातें होती हैं। एक तो जिसने कंप्लेन कराई उसको विश्वास होता है कि हाँ मुझे न्याय मिलेगा,
और दूसरा जिसने अपराध किया उसको भी ये लगेगा कि अब तो तुम फंस गए, तुम्हारी सजा होगी। तो लॉ, कानून को, व्यवस्था का भय, कानून का भय बहुत जरूरी है समाज में व्यवस्था पैदा करने के लिए। आज हो क्या रहा है धीरे धीरे, उसका कारण, उसके जो रूट है वो है डिले इन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में इतनी डिले है कि छोटा सा अपराध है उसमें, और कई जगह इसी का फायदा उठा के जो हमारे कुछ अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स हमारे पुलिस फोर्स में भी आ गए हैं, क्योंकि जैसा समाज वैसा पुलिस फोर्स, हर तरह के आदमी हैं, बहुत कमिटेड लोग भी हैं, बहुत सिंसियर भी हैं, और बहुत ऐसे भी हैं जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने लिए काम करते हैं, व्यवस्था के लिए नहीं, अपने लिए काम करते हैं। और ऐसे लोग जो हैं धीरे धीरे जो है एक माहौल खराब करते हैं और बदनाम करते हैं डिपार्टमेंट को। लेकिन इस सब के बावजूद भी इस डिपार्टमेंट की एक इज्जत है। मैंने अपने अनुभव ये किया है कि जहां काम आपका अच्छा है, समाज आपकी बहुत इज्जत करता है। तो इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करने की जरूरत इसलिए है कि इन्वेस्टिगेशन में जो आज हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो सुपरवाइजरी अफसर हैं, वो शायद उनका तवज्जो थोड़े कम हो गई, और वो तवज्जो बढ़नी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि कोई ट्रेनिंग में कमी आ गई है या कोई और बात हो गई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पे जितना फोकस होना चाहिए था उतना फोकस लगता है कम हो गया है। इसको दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है, क्योंकि जहां शुरुआत है वहीं से पकड़ लेंगे हम तो आगे बात बढ़ेगी नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन टाइमली हो, 90 दिन से पहले पहले चार्जशीट चली जाए। मैं एक का छोटा सा किस्सा ये यहीं बताना चाहता हूँ। जब मैं एक जनपद में तैनात था, वहां सुबह सुबह खबर आई कि 4 मर्डर हो गए। तो हम गए तो पता लगा इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व है और कोई लैंड माफिया इन्वॉल्व है। तो हमने उसमें जब जानकारी शुरू की तो हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये जो जांच आप कर रहे हैं, आप इससे हट जाइए, इसको मैं देखूंगा। तो हमने ठीक है, देख लीजिए। लेकिन उसी बीच में हमने उससे पहले 3 आदमी गिरफ्तार करके जेल भेज दी। अब एक चौराहे पे उसका जो बदमाश का एक भाई था, वो इंस्पेक्टर से जो आईओ था उसको कहता है कि 3 दिन में मैं अपने भाई को छुड़ा लूंगा, तुम्हें जो करना कर लो। तो वो ऐसे तो मेरे पास आया कि साहब वो ऐसे बोल रहा है। मैं क्यों ऐसे बोल रहा है कि 3 दिन में 90 दिन पूरे हो जाएंगे, और 90 दिन में चार्जशीट सबमिट नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली जमानत हो जाएगी। तो हमने कहा तुम मुझसे क्या चाहते हो कि साहब वो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कह रहे हैं इसमें ये करो, ये जांच करो, ये निकालो, वो निकालो, और ये सब मुश्किल है। इत्तेफाक से वो अधिकारी छुट्टी चले गए 2 दिन की। तो मैंने उस आईओ को बुलाया और कहा कि बताओ इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। उसने कहा सर कंप्लीट है, चार्जशीट काट दो। कि चार्जशीट साहब वो नाराज होंगे, कोई बात नहीं, मैं आई टेक केयर। चार्जशीट कोर्ट भेज दी। तो जब वो वरिष्ठ अधिकारी लौट के आए तो उन्होंने हमसे काफी गर्मा गर्मी बात हुई। तो हमने कहा कि साहब ऐसा है कि मेरे रहते मैं 90 दिन वाला आरोप अपने पर लेने वाला नहीं था, क्योंकि उस आदमी ने, उसके भाई, अक्यूज के भाई ने चौराहे पे इंस्पेक्टर को ये कहा कि तुम्हें जो करना हो कर लो और हमारा भाई 3 दिन में छुट्टी आ जाए। तो उसने क्यों कहा ये? यदि हम ऐसे उनका मन बढ़ने देंगे तो फिर कल दूसरी बात और होगी, फिर और ज्यादा होगा। ये बात मैंने इसलिए बताई कि वरिष्ठ लेवल पे भी कहीं कहीं स्टैंड लेने की जरूरत है। मैंने वो साइकिल वाली जो बात की थी, कैरियर स्टैंड की, कि स्टैंड लेने की जरूरत है। और स्टैंड मैंने जब सही लिया तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि वो अधिकारी हमारे साथ देगा, तो आप चाहे जो मर्जी उनसे काम ले, कितना काम ले, काम करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद में सबसे पहला इंटरेक्शन हमारा होता है प्रोसिक्यूशन ब्रांच। प्रोसिक्यूशन ब्रांच पहले जब मैं सर्विस में था तो ये पुलिस के अंडर थी, लेकिन बाद में न जाने किस वजह से ये प्रोसिक्यूशन विंग जो है वो जिलाधिकारी को दे दी गई।
लॉजिक ये दिया गया कि साहब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वही प्रोसिक्यूट हो जाएगा, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, वो इसलिए एक इंडिपेंडेंट उसका असेसमेंट नहीं हो पाता, इसलिए इसको अलग कर दिया जाए प्रोसिक्यूशन। खैर, तो ये प्रोसिक्यूशन जब अलग हो गया तो हमारी जो पहले हम क्या करते थे, चार्जशीट भेजने से पहले प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को भेजते थे, इसमें कोई कमियां नहीं रह गई, कोई कमियां रहेगी तो उसको ठीक करा लेते हैं, और जब चार्जशीट जाती थी तो एक कंप्लीट केस बन के जाता था। अब क्या है कि मेरी जानकारी में ये है कि बहुत सारे हमारे जो केसेस हैं वो इसलिए छूट रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में जो कमियां हैं उनकी जानकारी जो अक्यूज्ड पर्सन उनको हो जाती, उनके वकील को हो जाती, और वो उनका लाभ उठाते हैं। वो जो कमियां हैं, वो जो छुट्टी हैं, वो जरूर नहीं जान के छोड़ी हों आईओ ने, लेकिन एक कारण ये भी सकता है कि उसके जानकारी में नहीं है, उसकी नॉलेज में वो बात नहीं थी जो छूट गई। तो उसको रिव्यू करने का जो काम था, जो पहले हम कराते थे प्रोसिक्यूशन विंग से, वो उतना नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बदमाशों को, अक्यूज को एडवांटेज मिलता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, वो जब तक नहीं होगी तब तक एक समाज में व्यवस्था बनना बड़ा मुश्किल काम। अब बेसिक बात ये आती है कि जो पुलिस का बिहेवियर जो आज है वो ऐसा क्यों है। कई जगह सेमिनार अटेंड हमने किए, उसमें ये आया कि साहब कईयों ने कहा कि रक्षक ही भक्षक बन गए। तो एक दो जगह मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैंने ये बात उठाई कि भाई ये बताइए कि जो हमारे मेन एक्ट्स हैं, जो भी जिनसे गवर्न होता है पुलिस की कार्रवाई, इंडियन पुलिस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये मेन हमारे एक्ट्स हैं। ये ब्रिटिशर्स ने 1861 में बनाए थे। क्यों बनाए थे? ये पुलिस क्यों बनाई थी? ये पुलिस उन्होंने बनाई थी अपने शासन तंत्र को मेंटेन करने के लिए, अपनी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, अपना राज कायम रखने के लिए उन्होंने ये पुलिस व्यवस्था बनाई थी। और जो भी उनके विरुद्ध बोलता था उसको इस व्यवस्था के थ्रू सो कॉल्ड ठीक करा देते थे। तो वो जो पुलिसिंग व्यवस्था की इन सारे एक्ट्स में जो प्रावधान है, उसमें कमोबेशी ये है कि सिस्टम, जो रूलिंग सिस्टम है, जो गवर्नमेंट जिसकी है, उसको मेंटेन रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो मेरा अनुभव तो ये कहता है कि ये जो मेजर एक्ट्स हैं 1861 के जो बने हुए हैं, जो आज भी चल रहे हैं, इनको उठा के जमुना में फेंक दिया जाना चाहिए। और हम अपने, जब इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया तो ये तो कोई बात नहीं थी, ये अपने हिसाब से, अपने देश की व्यवस्था के हिसाब से हमें बनाना चाहिए। तो कमोबेश स्थिति ये है कि ब्रिटिशर्स को हम निकाल दें तो रूलिंग जो पार्टी है, जिसका राज्य है, वो इसमें आ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो पुलिस किसके लिए काम कर रही है? पुलिस शुड बी अकाउंटेबल टू लॉ, बट इट इज नॉट सो, इट इज नॉट अकाउंटेबल टू लॉ। पुलिस को लॉ के अकाउंटेबल करने के लिए कई बार कार्रवाइयां हुई। इमरजेंसी के बाद में 1977 में नेशनल पुलिस कमीशन बना। नेशनल पुलिस कमीशन ने 1982 में करीब 8 रिपोर्टें सबमिट की, और उन 8 रिपोर्टों में जो रिपोर्ट नंबर 2 है वो इतनी महत्वपूर्ण है। उसमें मेन बात यह है कि हाउ द पुलिस शुड बी मेड अकाउंटेबल टू लॉ। लेकिन चूंकि इमरजेंसी के समय वो कमीशन बना था, उसके बाद व्यवस्था दूसरी पार्टी के पास आ गई, उन्होंने उसको लागू नहीं किया, वो यूं का यूं रख दिया गया। 1996 में हमारे एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं प्रकाश सिंह साहब, उन्होंने, और एक और वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट की और ये अनुरोध किया कि साहब वो जो पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू किया जाए, यानी रिफॉर्म्स जो होने हैं उनको लागू किया जाए। ये 10 साल केस चला सुप्रीम कोर्ट में और 2006 में डिसीजन हुआ। उसमें रिकमेंडेशंस के आधार पे जो सुप्रीम कोर्ट के स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस थे विच आर बाइंडिंग ऑन एवरीबडी, लेकिन
बहुत सारे राज्यों ने इसका विरोध किया। विरोध क्यों किया? उसमें क्या था? पहली बात क्या थी? पहली बात ये थी कि डीजीपी का अपॉइंटमेंट कैसे हो, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, आईजी, डीआईजी, सीओ, एसएचओ, इनका टेन्योर फिक्स हो और इनके ट्रांसफर करने के लिए अलग एक एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बने, इनकी शिकायतों के लिए कंप्लेंट अथॉरिटी बने हर जिले में। तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को लेके उन्होंने स्पेसिफिक इसमें डायरेक्शंस दी, लेकिन उन डायरेक्शंस पे मोर और लेस कोई कार्रवाई अब हुई नहीं है। छोटा मोटा कोई हो गया उधर अलग बात है, वो शायद इसलिए नहीं हुई कि वो उनका कहना ये है राज्यों का, अलग अलग राज्यों का, कि जो चुने हुए गवर्नमेंट बनती है वो उसको अधिकार है अपने तरह से व्यवस्था चलाने का। तो यदि पुलिस फोर्स को इंडिपेंडेंट कर दिया गया तो फिर हमारा क्या अधिकार है? हमें अपने हिसाब से देखना है, अपना व्यवस्था देखनी है। आप एक व्यवस्था यहाँ जैसे चल रही है दिल्ली में, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट एक है और पुलिस की दूसरे के अंडर है और हर वक्त वो तनातनी बनी रहती। तो ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं हमारे पास, उनको मैं समझता हूँ कि प्रयास हो रहे हैं उनको ठीक करने के। मुझे खुशी है ये जान के, अभी पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट आई कि माननीय गृह मंत्री ने एक कमेटी बनाई 5 सदस्यों की, और उस कमेटी को दायित्व दिया गया है कि जो मेजर एक्ट्स हैं उनको स्टडी करें और जो जो प्रोविजंस हमारे हिसाब से नहीं है, मतलब अपनी गवर्नमेंट है, हमारी है, अपना राज्य है, उसके हिसाब से नागरिकों के लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए उस हिसाब से उसमें जो जो ड्रेकोनियन प्रोविजंस हैं ब्रिटिशर्स के हिसाब से उनको ठीक किया जाए, उनको उनको रिवाइज किया जाए, जो नए नए व्यवस्थाएं आ रही हैं उनको देखते हुए लागू किया जाए। तो ये कमेटी बनी है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्दी रिपोर्ट जब देंगी तो जो संबंधित प्रोविजंस में अमेंडमेंट होगा और एक व्यवस्था सुधरने की दिशा में काम होगा। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि समाज के लिए और इस देश की तरक्की के लिए एक अच्छी पुलिस व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब समाज में शांति नहीं होगी, समाज में सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी वहां पे नहीं चल सकती। तो मैं समझता हूं कि इस दिशा में कदम उठाए गए हैं, स्टेप उठाए गए हैं, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो पुरानी कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, कोर्ट की रिकमेंडेशंस हैं, कोर्ट के जो आदेश हैं उनको भी इसमें पालन होगा। इसमें बहुत अच्छा एक रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग अरेस्ट, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ये, उसके बाद ये कहा गया कि अरेस्ट इज एन एक्सेप्शन, इज नॉट द रूल। ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ एविडेंस एक्ट में एक अमेंडमेंट किया, उसमें उन्होंने एक प्रोविजन ये किया कि हम गिरफ्तारी कैसे अवॉइड कर सकते हैं, गिरफ्तारी कैसे कर सकते हैं नहीं लिखा उन्होंने, गिरफ्तार कैसे अवॉइड कर सकते हैं। उसके 2 कारण हैं। उनके यहाँ जो कैदी जाता है उसका जो मेंटेनेंस है वो इतना महंगा है, जो आम आदमी बाहर अपनी मजदूरी कमाता है उससे दुगना महंगा है वो, तो इनको क्यों पाले गवर्नमेंट। दूसरी बात ये है कि जो हम जो गिरफ्तारी के बाद सेकंड जो प्रक्रिया आती है वो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि मजिस्ट्रेट शुड अप्लाई द माइंड, और उसी स्टेज पे उनको बेल दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो गया है कि ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया कि पुलिस ने उसको पेश किया, उसको रिमांड देना ही देना है। फिर डॉक्टरी का मायना होता है, उस डॉक्टर भी जो है वो ढंग से नहीं काम करता है। तो मैं समझता हूँ कि सेंसिटिविटी जहाँ पुलिस में आना बहुत जरूरी है, वहां पे जुडिशरी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस का और जुडिशरी का चोली दामन का साथ है। दोनों को इस दिशा में काम करने की जरूरत है कि सही इन्वेस्टिगेशन हो, सही मुलजिमों को सजा मिले, तो व्यवस्था उसकी ठीक रहती है। लेकिन एक और भी बात है, जो समाज का रिएक्शन है उसकी भी बारे में मैं बात करना चाहूंगा। पीछे सी 2 केस हुए और आज एक तीसरा हो गया।
पहला केस था मुरादाबाद का। वहाँ एक महिला डॉक्टर को रेप किया लोगों ने, और उसको मारा और जला दिया। उसमें 4 पकड़े गए, पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। तो पब्लिक ने पुलिस वालों पे फूल बरसाए और बड़ी वाह की, बड़ा अच्छा किया, बड़ा बढ़िया किया, ये किया, मतलब एक उनको इनकरेज कर दिया कि ये काम करो, इस तरह का काम करो। मतलब वो समाज वहां कुछ और बात कर रहा है। अब इसी के साथ में अभी एक तमिलनाडु में घटना हुई, जहां एक बाप और बेटे को पुलिस दुकान से पकड़ ले गई, उनको टॉर्चर किया गया, और वो अल्टीमेटली आफ्टर 6-7 days दे डाइड। उसको लेके पुलिस के खिलाफ पूरा समाज खड़ा हो गया। तो ये 2 कंट्राडिक्शंस हैं। एक तरफ उसी गलत काम के लिए पुलिस वालों पे फूल बरसा रहे हैं आप, और उसी तरह का काम जो गलत, वो भी गलत है, उसमें आप खड़े हो रहे हैं। अभी आज जैसे विकास दुबे पे का जो इनकाउंटर हुआ, मैं भी टीवी देख रहा था, तो उसमें हजारों लोग जो हैं पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, पुलिस की जिंदाबाद, और पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया। तो ये भी हमें देखने की जरूरत है कि हमें सही चीज के लिए बात करनी चाहिए, सही चीज को लेके हमें अपने डिपार्टमेंट का हौसला अफजाई करना चाहिए, और कुछ गलत चीजों को जो समाज को सूट करती हैं उसके हिसाब से हम काम करेंगे। कुछ पिक्चरों का भी बड़ा योगदान है इसमें। ऐसी ऐसी पिक्चर आती हैं कि वो जो हीरो है वो इधर गोली चलाता है, उधर गोली चलाता है, लोग तालियां बजाते हैं। तो एक सही परिस्थितियां भी हमें बनानी चाहिए। इस तरह का एक माहौल भी नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो पिक्चर बनाते हैं वो उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। कुल मिला के मैं समझता हूँ कि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, और जो अच्छा काम करता है तो माहौल बहुत अच्छा बन सकता है। समाज एक सही शांति तरीके से, शांति प्रकार से रह के वो एक अपने काम में जुट सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है, देश की तरक्की में काम योगदान दे सकता है। और पुलिस डिपार्टमेंट ठीक है, मेजॉरिटी ठीक है। जो इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से कभी बदनामी होती है, तो उनको ठीक करने के तरीके हैं, उनको पनिशमेंट्स के तरीके हैं, उनको समझाने के तरीके हैं, उनको किया जाए। और पुलिस विभाग जो है वो कुल मिला के एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। मेरे से आप पूछें, व्यक्तिगत रूप से पूछें, तो मुझे तो ये लगा कि पुलिस से अच्छी कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि यहाँ हर आदमी आने वाले के आंसू आप तुरंत पहुंच सकते हैं। आपको उसकी एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको कोर्ट में भेजने की जरूरत है, डेट देने की जरूरत नहीं है, उसको तुरंत उसके आंसू पहुंच सकते हैं। इससे बड़ा समाज का जो काम है वो हो नहीं सकता, और ये पावर पुलिस ऑफिसर के पास है। वी शुड बी थैंकफुल एज ए पुलिस ऑफिसर, मैं कह रहा हूँ है, और पुलिस ऑफिसर शुड बी थैंकफुल टू गॉड ऑलमाइटी कि उनको पुलिस ऑफिसर उनके तकदीर में बनना लिखा था। और जो पावर पुलिस के को दी गई हैं उनका सदुपयोग करें, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें। समाज आप पुलिस की जहाँ अच्छे काम होते हैं उसके बड़े मान सम्मान करता है, और देश की तरक्की में पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। सही पुलिसिंग होगी, सही तरीके से काम करेंगे, माहौल अच्छा होगा, सिक्योरिटी होगी तो इन्वेस्टमेंट भी होगा, बाहर के लोग आएंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, डेवलपमेंट होगा। तो ये चूंकि इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और इसमें कोई बहुत ज्यादा विकृतियां नहीं है, इक्का दुक्का वेरिएशंस हैं, एवरेशंस हैं, उनको ठीक कर सकते हैं हम, और कुल मिला के जो है एक अच्छा माहौल पैदा कर सकते हैं। मैं तो एज ए पुलिस ऑफिसर मैं हमेशा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं पुलिस ऑफिसर था। और जब जहाँ भी मुलाकात होती है अपने जूनियर से, सबॉर्डिनेट से कहीं मुलाकात होती है, तो मैं उनको यही बात बताता हूँ कि यू आर लकी, शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड ऑलमाइटी के आपको एज पुलिस ऑफिसर काम करने का मौका मिला, क्योंकि समाज की सेवा जितना पुलिस ऑफिसर कर सकता है इतना कोई नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच।